गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैनग्रोव सेल? किस राज्य ने मैनग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है हाल ही में? तो ये घोषणा की है वेस्ट बंगाल स्टेट ने, क्योंकि यहाँ पे 40% ऑफ द मैनग्रोव फॉरेस्ट प्रेजेंट हैं पूरी इंडिया के। इन्होंने अनाउंस किया है कि ये एक मैनग्रोव सेल सेटअप करेंगे स्टेट के अंदर ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम। इस प्लेटफॉर्म से होगा क्या? बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं मैनग्रोव मैनेजमेंट में या मैनग्रोव को सेव करने में, उनको ये रिव्यू करेगा और इस सेल के थ्रू एक एक्शन प्लान क्रिएट किया जाएगा फॉर द प्लांटेशन ऑफ मैनग्रोव्स, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैनग्रोव्स को प्लांट किया जाएगा और बाद में जाके ये इसकी मेंटेनेंस को टेक ओवर करेगा और एनजीओज़ के साथ कोऑर्डिनेट करेगा मैनग्रोव को सेव करने में। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि एक मैनग्रोव सेल मैनग्रोव फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए क्रिएट किया जा रहा है वेस्ट बंगाल स्टेट में। देखिए, इसके अलावा हाल ही में कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं फॉर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस? तो ये कौन सी अथॉरिटी ग्रांट कर सकती है? ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इन्होंने हाल ही में गाइडलाइंस जारी किए हैं फॉर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, और इन गाइडलाइंस के थ्रू असिस्ट किया जाएगा इन इंस्टीट्यूशंस को कि वो अपने अंदर अटेन कर सकें एकेडमिक एंड रिसर्च एक्सेलेंस को, अपनी क्वालिटी ऑफ टीचिंग को ऑब्वियसली इन्हांस करके। साथ ही ये जो आईडीपी है, ये जो प्लान है, इसके थ्रू डायरेक्शन दी जाएंगी इंस्टीट्यूशंस को कि आप किस तरह से बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिनेंशियल एंड बिजनेस ऑटोनॉमी को। ठीक है, तो बस याद रखना है आपको कि ऐसे गाइडलाइंस कौन जारी कर सकता है या किसने जारी किया है, तो आंसर है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड हेल्पलाइन इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद विच एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम पैन इंडिया नंबर? चाइल्ड हेल्पलाइन को किस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली अखिल भारतीय नंबर के साथ एकीकृत किया जा रहा है? गवर्नमेंट ने हाल ही में बताया है कि चाइल्ड हेल्पलाइन को अब इंटीग्रेट किया जाएगा विद एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, जो कि नंबर है 112, और ये जो है कंप्लीट हो चुका है टोटल 9 स्टेट्स में अपने पहले ही फेज़ के अंदर। ठीक है, कौन कौन से स्टेट हैं ये एक बार देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इसके अलावा गोवा, गुजरात, लद्दाख, पुडुचेरी एंड मिजोरम। ठीक है, साथ ही एक 24/7 डेडिकेटेड WCD कंट्रोल रूम भी सेटअप किया जा रहा है चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, और उसको फिर इंटीग्रेट किया जाएगा इस नंबर के साथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चाइल्ड हेल्पलाइन को फिलहाल इंटीग्रेट किया जा रहा है विद एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम पैन इंडिया नंबर 112। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से इंडिया में पिछले 5 सालों में कितनी डेथ देखने को मिली है, तो इसका आंसर है 0, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में बताया कि इंडिया में अब पिछले 5 सालों से किसी भी तरह की डेथ सामने नहीं आई बिकॉज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, और ये जो डेटा है ये सबमिट किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में। ठीक है, इनके मुताबिक 330 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई बिकॉज ऑफ देयर एंगेजमेंट इन क्लीनिंग द सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक। फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने यह भी बताया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अब इंडिया के अंदर प्रैक्टिस होना बंद हो चुकी है। साथ ही कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर इनके सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स फ्री स्टेटस रिपोर्ट कर चुके हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं बिकॉज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग पिछले 5 सालों में इंडिया के अंदर, तो इसका सिंपल आंसर है 0। ठीक है, ऑप्शन आपको दे सकते हैं 25, 15, 10, 0, आपको आंसर 0 टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट, जिसका नाम है जुपिटर 3? कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? तो फिलहाल स्पेसएक्स प्लान कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट को लॉन्च करने का, और इसका नाम क्या है? जुपिटर 3। ये जो इंप्रेसिव सैटेलाइट है इसको सेंड किया जाएगा स्पेस में विद द हेल्प ऑफ स्पेसएक्स के फैल्कन हैवी रॉकेट। कहाँ से? फ्रॉम द लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A फ्लोरिडा से। ठीक है,
और ये जो लॉन्च है कि 7th रहेगा फॉर दिस रोबस्ट ट्रिपल बूस्टर रॉकेट। तो हो सकता है आपसे पूछें कि जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जुपिटर 3 है। और कौन सी कंपनी इस पूरे इवेंट को प्रिपेयर कर रही है, तो ये है स्पेस एक्स। ओके, देखिए इसके अलावा कौन सी कंपनी है जो कि इन्वॉल्व है स्किन कैंसर वैक्सीन के एडवांस्ड स्टेज क्लिनिकल ट्रायल के लिए, तो इस कंपनी का नाम है मॉडर्ना। ठीक है, तो मॉडर्ना ने कोलैबोरेट किया है मर्क के साथ और इन्होंने अनाउंस किया है कि ये पेशेंट एनरोलमेंट को कमेंस कर रहे हैं अपने एडवांस्ड स्टेज क्लिनिकल ट्रायल के लिए। इसका एम क्या है, जो ये वैक्सीन है इसका कस्टमाइज्ड मैसेंजर आरएनए बेस्ड जो प्रोग्रामिंग है उसको टेस्ट करना स्किन कैंसर के पर्पज़ से, क्योंकि जो मेलानोमा है ये मोस्ट डेडली फॉर्म है स्किन कैंसर की। ठीक है, तो बस सिंपली हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है स्किन कैंसर वैक्सीन के एडवांस्ड स्टेज क्लिनिकल ट्रायल में, तो आंसर है मॉडर्ना। ओके, मॉडर्ना नाम इंपॉर्टेंट है, ये कोरोना वायरस के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चर्चे में बनी हुई थी। विच कंट्री हैज़ पास्ड अ बिल विच क्रिमिनलाइजेज द सिटीजन्स ट्रैवलिंग अब्रॉड टू परस्यू सरोगेसी अरेंजमेंट? किस देश ने सरोगेसी व्यवस्था के लिए विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित कर दिया है? सरोगेसी का कॉन्सेप्ट आई होप कि आप जानते होंगे, इसमें एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत होती है जिसको कि सरोगेट मदर बोला जाता है। यूजुअली क्या होता है इंडिया में या फिर जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बाहर के लोग आते हैं और फिर वहाँ पर वो सरोगेसी के प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बच्चे के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? सबसे पहले सरोगेसी क्यों की जाती है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि मेल और फीमेल में से कोई एक इनफर्टाइल है जिसकी वजह से वो चाइल्ड नहीं कंसीव कर सकते। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ के लोग जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो लोग सारे के सारे जॉब में इन्वॉल्व होते हैं, जो फीमेल हैं वो भी काम कर रही हैं, तो इस वजह से उनका शायद ऐसा प्लान नहीं रहता है मदर बनने का बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज़ की उनकी हेल्थ को इफेक्ट पड़ेगा या उनको जॉब छोड़नी पड़ेगी। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। थर्ड रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए मदर नहीं बनना चाहते हैं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाके वहाँ पर सरोगेसी के प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करते हैं और वहाँ पे थर्ड मदर को, सरोगेट मदर को इन्वॉल्व करके फिर उनको बदले में पैसा दिया जाता है और उनसे बच्चा लेके फिर वो अपने कंट्री में वापस चले जाते हैं। लेकिन बाद में जाके इसकी प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिली, फॉर एग्जांपल कोई कपल है फॉरेन में रह रहा है, वो यहाँ पे आता है इंडिया के अंदर सपोज़, और वो किसी सरोगेट मदर को चूज़ करते हैं किसी गाँव से। ठीक है, उसके बाद सारे प्रोसेस हो जाते हैं और 5 to 6 मंथ्स बीतने के बाद ऑलमोस्ट बेबी जब डिलीवर होने वाला है तो हो सकता है उस कपल में कोई झगड़ा हो जाए और फिर वो उस मदर को वैसे ही छोड़ के अपने कंट्री वापस चले जाएं, तो उस बच्चे का क्या बनेगा या फिर उस सरोगेट मदर का क्या बनेगा? ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए सरोगेसी को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। ठीक है, तो यही सब रीज़न को देखते हुए इटालियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब से ऐसे सिटीजन्स जो अब्रॉड ट्रेवल करते हैं सिर्फ और सिर्फ सरोगेसी के पर्पज़ के लिए उनको क्रिमिनल घोषित किया जाएगा। ठीक है, ऑल्दो ये जो लॉ है इसमें बहुत सारे अपोजिशन भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका मेन पर्पज़ क्या है कि इटालियंस को डिस्करेज किया जाए कि वो किसी भी तरह के सरोगेसी की चीज़ों में इन्वॉल्व हों। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसा कोई भी करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर $1 मिलियन तक की फ़ाइन लगेगी, साथ ही उन्हें 2 साल तक की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो ऐसा करने वाली कंट्री कौन सी है? इटली। ठीक है, देखिए इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है जो हाल ही में पास हो चुका है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके मुताबिक किसको अथॉरिटी है 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को अपॉइंट करने की हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर? तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 हाल ही में पास हो चुका है और ये वन ऑफ द 4 बिल्स में से है जिसको कि सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में हाल ही में। और इस बिल के थ्रू अथॉरिटी दी जा रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो 2 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, जिसमें से एक वुमेन होंगी फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी और जो दूसरा मेंबर है वो होंगे फ्रॉम द डिस्प्लेस्ड पर्सनस फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये दोनों लोग जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में अपॉइंट होंगे। फाइन, तो फाइनल जो अथॉरिटी है इनको अपॉइंट करने की वो किसके पास है? आंसर है लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की यहाँ पे बात करें तो प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर के? ये हैं मिस्टर मनोज सिन्हा और इनके पहले थे जीसी मुर्मू। याद रखिएगा जीसी मुर्मू अब हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं और ये 14वें नंबर पे कैग बने हैं इंडिया के। ठीक है, और जीसी मुर्मू के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, ये एक्सटर्नल ऑडिटर हैं WHO में और हाल ही में ये री इलेक्ट हो चुके हैं इस पोजीशन के लिए अगले 4 और सालों के लिए। ठीक है,
लद्दाख की बात करें अगर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर फिलहाल कौन है? मिस्टर BD मिश्रा, जो कि एक फॉर्मर ब्रिगेडियर हैं इंडियन आर्मी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक टेली कम्युनिटी? एशिया पैसिफिक टेलीकॉम का मुख्यालय कौन सा है? तो एशिया पैसिफिक टेली कम्युनिटी को फाउंड किया गया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जॉइंट इनिशिएटिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक अलॉन्ग विद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो एक इम्पॉर्टेंट गैदरिंग होने वाली है एशिया पैसिफिक टेली कम्युनिटी की, कहाँ पे? ब्रिस्बेन में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जो 6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड है को इंडल्ज करवाना इंडिया के अंदर फॉर 5G सर्विसेज। ओके, तो बस सिंपली याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो आंसर है बैंकॉक। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम कुछ डिफरेंट हेडक्वार्टर्स की बात करें, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है? यूनाइटेड नेशंस का है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर यूनिसेफ का है, यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। फिर इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का भी यहीं पे हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस वुमेन का हेडक्वार्टर है, साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पे बात करेंगे वॉशिंगटन DC की, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, IMF के और वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, फिर इसके बाद है थर्ड नंबर पे जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, लाइक WHO का है, फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, इसके अलावा विपो का है, मींस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का भी है, और यूनाइटेड नेशन एड्स का। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं जो बेस्ड हैं जेनेवा में। फिर इसके बाद हम पेरिस की अगर बात करें, तो पेरिस में 2 हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनेस्को का है, और OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फिर इसके अलावा वियना ऑस्ट्रिया की बात करें तो यहाँ पर 3 हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मतलब OPEC। ठीक है, अब सारे लोग कमेंट्स में बताएंगे कि यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही आपको याद रखना है कि 31st कंट्री जिसने नाटो को हाल ही में ज्वाइन किया है, ये कंट्री है फिनलैंड। ओके, नेक्स्ट है, India AI has signed a memorandum of understanding with which company? Mutual cooperation in the realm of artificial intelligence. India AI ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में किस कंपनी के साथ आपसी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो हाल ही में इंडिया AI और मेटा इंडिया ने साइन किया है ये MOU, ताकि ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें फॉर कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेटा के ओपन सोर्स AI मॉडल्स को एक्सेसिबल करना और यूजेबल बनाना थ्रू जॉइंट एफर्ट्स। ओके, तो इसके लिए इंडिया AI ने ये MOU साइन किया है मेटा के साथ। कल हमने क्या पढ़ा था कि ट्विटर ने अपना लोगो चेंज कर लिया है। पहले ट्विटर का लोगो एक बर्ड हुआ करती थी, लेकिन अब फाइनली ट्विटर का लोगो है अल्फाबेट X। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। विच कंट्री कंडक्टेड द हैन कुआंग हैन ग्लोरी मिलिट्री एक्सरसाइज? हान कुआंग सैन्य अभ्यास किस देश ने आयोजित किया? तो ये जो एक्सरसाइज है इसको पहली बार ताइवान ने ऑर्गेनाइज किया है, और ये पार्ट है इनके वीक लॉन्ग मैसिव वॉर गेम्स का, जिसका नाम है एनुअल हैन ग्लोरी ड्रिल्स। ये पहली ऐसी ड्रिल है जिसको कि ताइवान के बिगेस्ट एयरपोर्ट पे कंडक्ट किया गया, इसके कैपिटल में, सिंस इट ओपनड इन 1979। सिंपली याद रखिएगा कि हैन ग्लोरी मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है ताइवान कंट्री ने। अच्छा, इसके अलावा हमने यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में बहुत बार पढ़ा है। ये किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेकेंड बैलेट अपना स्टार्ट कर दिया है अंडर द UK इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। और इस स्कीम में होता क्या है, ये इंडियंस के लिए है, ऐसे इंडियंस के लिए जो 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज के बीच में आते हैं, जिनके पास ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन है और वो वीज़ा चाहते हैं UK के लिए। ठीक है, इसमें जो है यंग इंडियंस जो हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो UK में जाके लिव, वर्क और स्टडी के पर्पज़ से रह सकते हैं अगले 2 सालों के लिए। और इस ज्वाइंट स्कीम को स्टार्ट किया था UK और इंडिया ने फरवरी मंथ में। इस स्कीम के थ्रू कैंडिडेट्स को इनेबल किया जाता है कि वो UK में एंटर कर सकते हैं किसी भी टाइम जबकि उनका वीज़ा वैलिड है, और साथ ही अपने स्टे के दौरान वो वापस आ सकते हैं वहाँ से, या फिर टेम्प्रेरी बेसिस पे आ सकते हैं। ठीक है,
तो आपसे ये पूछा जा सकता है किस कंट्री ने लॉन्च किया है यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ाज के लिए टू द इंडियंस जो कि 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आते हैं। तो ये कंट्री है यूके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदित्य सामंत हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? खबरों में नजर आए आदित्य सामंत किस खेल से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले आदित्य सामंत महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और हाल ही में ये बन चुके हैं इंडिया के 83rd ग्रैंड मास्टर ड्यूरिंग हिज 3rd GM नॉर्म, जो उन्होंने जीता है मास्टर टूर्नामेंट इन द बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल। तो दो बातें यहाँ से बस याद रखिएगा कि आदित्य सामंत इंडिया के 83rd नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं और यूजुअली इनका स्टेट भी पूछ लिया जाता है, तो इनका स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है, ये चेस से एसोसिएटेड हो गए। सभी को कमेंट्स में बताना है कि 82nd नंबर पे ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन है और ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर मैं कल आपको 81, 82 और 83 का फिर से रिवाइज करा दूंगी। ओके, देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023 की, तो इसमें इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? इंडिया ने टोटल इसमें 202 मेडल जीते, जिसमें से 76 जो हैं ये गोल्ड हैं। ओके, साथ ही अगर हम बात करें जैक लेडीज़ ओपन टाइटल की, तो इसको जीता था दीक्षा डागर ने। ओके, और इसके अलावा ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौन सी सिटी वेन्यू है? तो ये है अहमदाबाद। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन गेम्स 2023? एशियाई खेल 2023 का मेज़बान कौन सा देश है? तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने हाल ही में कंफर्म किया है कि इंडिया के मेंस और वुमेन्स फुटबॉल टीम पार्टिसिपेट करेंगे इस साल के एशियन गेम्स 2023 में, जो कि होने वाले हैं चाइना कंट्री में। तो इंडियन फुटबॉल टीम्स एक्चुअली नहीं गई थी पार्टिसिपेट करने इसके पुराने एडिशन में, जो कि 2018 में हुआ था। यही रीज़न है कि सब लोगों को एक डर बना हुआ था कि पता नहीं इस साल भी हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन एशियन गेम्स 2023 में इंडिया डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा और इसके लिए वेन्यू क्या है? आंसर है चाइना। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, जो कि एक लंदन बेस्ड थिंक टैंक है, इन्होंने कोलैबोरेट किया इंडिया की भारत शक्ति डिफेंस प्लेटफॉर्म के साथ और मिलकर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है यूके इंडिया डिफेंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉपरेशन वर्कशॉप। कहाँ पे? लंदन में। ठीक है, इस वर्कशॉप का एम क्या है? ज्वाइंट इनिशिएटिव्स को एक्सप्लोर करना डिफेंस रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की फील्ड में, साथ ही डिफरेंट थीम्स पे फोकस करना लाइक चेंजिंग स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूके इंडिया डिफेंस रिलेशन एट्सेट्रा। तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि कौन सी सिटी होस्ट है यूके इंडिया डिफेंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉपरेशन वर्कशॉप की? तो आंसर है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज पॉपुलेशन डिक्रीज्ड बाय अराउंड 8 लाख इंडिविजुअल्स इन 2022 व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर? पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में किस देश की जनसंख्या में लगभग 8 लाख व्यक्तियों की कमी हुई है? तो पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि जापान की पॉपुलेशन में इतना बड़ा डिक्लाइन आया है और इनके जो फॉरेन रेसिडेंट्स हैं वो 3 मिलियन पीपल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रहने वाले जो जापानीज़ के नेशनल्स हैं उनमें 8 लाख इंडिविजुअल्स की कमी देखी गई और ये वैल्यू 0.65% कम है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो। इसी के साथ ये 14th ईयर है जब जापान की पॉपुलेशन में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि इंडिया ने अब चाइना को सरपास कर लिया है और अब इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है, पहले चाइना हुआ करती थी। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक इंक्ड अ डील विद इंडिया फॉर इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन रोड्स प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट? एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के लिए सड़कों में कनेक्टिविटी और स्थिरता बढ़ाने के लिए भारत के साथ एक समझौता किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये पैक्ट साइन किया है $295 मिलियन का, जिसमें ADB लोन प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को इतने डॉलर्स का। किस लिए? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन बिहार रोड्स प्रोजेक्ट। ठीक है, इस लोन का एम क्या है? नियरली 265 किलोमीटर्स ऑफ स्टेट हाईवेज को बिल्ड करना बिहार में विद क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलिएंट फीचर्स और साथ ही कुछ रोड सेफ्टी एलिमेंट्स के साथ। ओके, तो ADB ने ये अमाउंट किस लिए दिया है? बिहार के रोड प्रोजेक्ट के लिए। ADB का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? फिलीपींस में। लास्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव 2.0 इवेंट? किस शहर ने ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव 2.0 कार्यक्रम की मेज़बानी करी है? तो इसको ऑर्गेनाइज किया है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने। कहाँ पे? दुबई में। ठीक है, इस सेशन का एम क्या था? इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स के ऊपर लाइट शेड करना कि कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं
किसी भी स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजंस के लिए, साथ ही इनका क्या प्रभाव है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी में। तो सिंपली बस आपको ये याद रखना है कि ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव 2.0 इवेंट किस सिटी ने होस्ट किया, तो आंसर है दुबई। और इसके अलावा कौन सी कंट्री होस्ट है एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के लिए? तो पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर चैम्पियनशिप को, कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। और हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स ने। बेसिकली इसमें मोर देन 30 वेट लिफ्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे खेलो इंडिया के एथलीट्स भी मौजूद हैं। तो बस ये याद रखिएगा कौन सी कंट्री होस्ट है एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के लिए, तो ये कंट्री है इंडिया। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ पुराने करंट अफेयर्स भी हमने रिवाइज किए हैं आज के दिन। इसी तरह से मेरे साथ इस सेशन में बने रहिए। साथ ही आपने देखा होगा कि मंथली वीडियोस भी अब धीरे धीरे पब्लिश हो रही हैं। एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, तो जो लोग अभी तक मंथली वीडियोस का वेट कर रहे थे वो वहाँ पे उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब आपकी क्विज पे चलते हैं, जहाँ पर स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हम पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब आपका टेस्ट है ये छोटा सा, जहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर इनका आंसर कॉमेंट्स में बताना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू हदसना साइनिंग ऑफ।